हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में तीसरा भाग। आर्थिक तंगी, पढ़ाई बीच में छोड़ वापस भारत आना पड़ा। डॉक्टर भीमराव को वापस अपने देश लौटने की खुशी नहीं थी। उन्हें दुख था कि आर्थिक मुश्किलों के कारण उन्हें अपना महत्वपूर्ण अध्ययन बीच में ही छोड़कर वापस भारत जाना पड़ रहा है। उन्होंने अपने सामान, जिसमें कई दुर्लभ ग्रंथ थे, का थॉमस एंड कुक नामक कंपनी से बीमा करवाया और भारत के लिए रवाना कर दिया। घर वालों को भारत आने की सूचना देकर केसर ये हिंद जहाज से जल मार्ग से बंबई के लिए रवाना हो गए। उन दिनों फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। चारों ओर युद्ध व अशांति का माहौल था। जर्मन एयरफोर्स टॉर्पेडो से हमला कर जहाजों को समुद्र में डुबोया जा रहा था। इसलिए समुद्री यात्रा करना बहुत ही जोखिम भरा माना जाता था। एक दिन बंबई में परिवार वालों ने अखबार में पढ़ा कि इंग्लैंड से भारत आने वाला एक समुद्री जहाज टॉर्पेडो समुद्र में डूब गया। अंबेडकर के परिवार में शोक का वातावरण बन गया। मित्रों ने भी काफी चिंता की तो कईयों ने लंदन तार भेजे। आखिर समाचार मिला कि डॉक्टर अंबेडकर तो केसर ये हिंद जहाज से भारत आ रहे हैं और जो हमले के कारण जहाज डूबा था वह दूसरा था। लेकिन डूबे हुए जहाज में डॉक्टर अंबेडकर का सामान था, जिसमें काफी दुर्लभ किताबें थीं। उससे अंबेडकर को भारी दुख हुआ। डॉक्टर अंबेडकर 21 अगस्त 1917 को कोलंबो होते हुए बंबई पहुंचे। परिवार के सदस्य व अन्य शुभचिंतक उनके बंबई पहुंचने तक बहुत प्रसन्न हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण इंग्लैंड की स्थिति खराब हो रही थी। भारत में होम रूल की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। ब्रिटिश सरकार का रुख भी इस दिशा में नरम पड़ता जा रहा था और सरकार ने भारत की उत्तरदायी सरकार को सत्ता सौंपने का मन बना लिया था। ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मोंटेगू ने भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया। भारत के इतिहास में पहली बार अछूत समाज के कई संगठनों ने अपनी मांगे व निवेदन भी प्रस्तुत किए। भारत में दलित समाज के लोग भी हिंदू समाज के द्वारा अन्याय व शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। मद्रास के आद्य द्रविड़ संघ व अन्य संगठनों ने मोंटेगू से निवेदन किया। इस तरह बंगाल के सर एम.जी. चंद्रावरकर ने दलित वर्ग की दयनीय दशा में सुधार के लिए भेंट की। अम्बेडकर के भारत आने के बाद उनके परिजनों, रिश्तेदारों का सामाजिक सुधारकों में खुशी हुई। डॉक्टर अम्बेडकर का शिक्षा के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों पर उनका सम्मान किया जाए, इसके लिए सामाजी वाघमरे व अन्य साथियों ने सभा की। लेकिन अम्बेडकर ने यह कहकर अपनी मंजूरी नहीं दी, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर मेरा यह अभिनंदन किस लिए किया जाए। उन्होंने विनम्रता से ऐसे समारोह में आने के लिए मना कर दिया और आग्रह किया कि मेरे सम्मान समारोह के लिए जो पैसा इकट्ठा हो वह अछूत वर्ग के होनहार बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए उपयोग करें। बम्बई के चीफ
प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट राय बहादुर चिमनलाल सिकलावाड़ ने इस समारोह की अध्यक्षता की, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस सभा में नहीं पहुंचे। इसलिए सभा समाप्त होने पर कुछ लोग उनके घर पहुंचे और उनका सम्मान किया। बड़ौदा सराय से धक्के मारकर बाहर निकाला, सामान फेंका। बड़ौदा सरकार के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद भारत लौटने पर बड़ौदा राज्य में 10 साल नौकरी करनी थी। लंदन से लौटने पर वे कुछ दिन बंबई में रहे और फिर बड़ौदा जाने का विचार किया, लेकिन वहां जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा भी घटित हो जाता है जिसे वह ना सौभाग्य कह सकता है न दुर्भाग्य। सुख और दुख दोनों ही एक ही घटना के द्वारा उसके जीवन में सहभागी बनकर आ जाते हैं। ऐसी ही घटना डॉक्टर अंबेडकर के साथ घटी। इधर बड़ौदा आने के लिए पैसे नहीं थे, तभी थॉमस कुक एंड कंपनी ने उन्हें 600 रुपये हर्जाने के रूप में दिए, जिस सामान का उन्होंने बीमा करवाया था। उन्होंने लंदन में जो 2000 दुर्लभ पुस्तकें खरीदी थी, वे सब जहाज के समुद्र में डूबने के कारण नष्ट हो गई थी। वे 600 रुपये उस घोर आर्थिक संकट में डॉक्टर अंबेडकर के बहुत काम आए। उनमें से आधे पैसे अपनी पत्नी को घर खर्च चलाने के लिए दे दिए और आधे पैसे खुद के खर्च के लिए रखे और बड़ौदा जाने की तैयारी कर ली। बड़ौदा महाराजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वे अंबेडकर के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन जब अंबेडकर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उनके साथ बड़े भाई आनंद राव भी थे। महार अछूत का स्वागत करने वाला कोई नहीं था। दरअसल बड़ौदा शहर में पहले से यह खबर फैल गई थी कि एक महार युवक यहाँ नौकरी पर आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा शहर पहुंचे, लेकिन रहने के लिए स्थान पाने के लिए पूरे शहर में भटकते रहे। जात बताने पर सवर्ण लोग मना ही नहीं करते, बल्कि दुत्कार देकर बाहर निकाल देते थे। उनको किसी भी हिंदू व मुस्लिम होटल में जगह नहीं दी गई। चारों ओर दरवाजे डॉक्टर अंबेडकर के लिए बंद थे। किराए पर भी उन्हें मकान नहीं मिल पाया क्योंकि वे अछूत महार थे। बड़ौदा सरकार की ओर से भी उनके रहने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। आखिर उन्होंने अपनी जात छुपाकर एक फारसी सराय में नकली फारसी बनकर रहने का फैसला किया। उन्होंने अपना बनावटी फारसी नाम इदलजी सोहराबाजी रखा और जहांगीर जी होटल वाला के फारसी होटल में रहने लगे। अंबेडकर को ऐसा बनावटी व्यवहार कतई पसंद नहीं था, लेकिन वहां की विकट मजबूरियों के कारण ऐसा करना पड़ा। फारसी मालिक को जब पता चला कि वह अछूत है, तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और यही नहीं, उनका सामान भी सड़क पर फेंक दिया। अंबेडकर इस अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गए। बड़ौदा रियासत के अफसरों की घोर जातवादी मानसिकता डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा महाराजा के मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया। महाराजा
उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वित्त व अन्य विभागों का प्रशासनिक अनुभव भी कराना चाहते थे, इसलिए पहले मिलिट्री सचिव बनाया। इसके साथ ही रियासत के सेक्रेटेरिएट के सवर्ण हिंदुओं में खानाफूसी होने लगी कि एक अछूत को सवर्ण हिंदुओं के सिर पर लाकर बैठा दिया है, जो सवर्ण हिंदुओं का अपमान है। सभी कर्मचारी अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर को घृणा, उपेक्षा व तिरस्कार की नजर से व्यवहार करने लगे। इतने ऊंचे ओहदे पर आसीन देश विदेश से उच्च शिक्षा लिए अधिकारी को वहां के क्लर्क, मुंशी और यहाँ तक कि अनपढ़ चपरासी भी उनकी टेबल पर दूर से ही कागज पत्र व फाइलें फेंक कर देता था कि कहीं वे अपवित्र न हो जाए। जब वे अपनी कुर्सी से उठकर जाते तो उनके नीचे बिछी दरी को भी समेट देते थे। ऑफिस में उन्हें कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं था। ऐसे अपमान के जहर का सबसे कड़वा घूंट भी उन्हें पीना पड़ा। वहां कर्मचारियों के साथ अधिकारियों का व्यवहार भी बहुत अमानवीय था। अफसरों का एक क्लब था जहां रियासत के अफसर खाने खेलने का शौक पूरा करते थे। डॉक्टर अंबेडकर भी क्लब जाने लगे, लेकिन वहां भी सवर्ण हिंदू अफसरों ने कहा कि वे यहाँ किसी खेल में भाग न लें और एक कोने में ही बैठ जाया करें। इस तरह अपमानित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने क्लब जाना भी छोड़ दिया। विडंबना यह थी कि क्लब में आने वाले फारसी व मुस्लिम अफसर भी छुआछूत करते थे। सवर्ण हिंदू अफसरों को गैर धर्मी फारसी व मुस्लिमों से कोई शिकायत नहीं थी, बस अछूत अंबेडकर से ही घृणा करते थे। चारों ओर के ऐसे घृणित माहौल के कारण डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा की सेंट्रल लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाते थे। साथ ही वहां से किताबें अपने निवास पर भी लाकर पढ़ते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक दिन महाराजा से मुलाकात कर सारी व्यथा सुनाई और निवेदन किया कि उनके आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। महाराजा व मुख्यमंत्री ने इसके लिए भरोसा दिलाया, लेकिन जातवादी मानसिकता से भरे लोगों के बीच यह आसान नहीं था। महाराजा को भी सवर्ण अफसरों ने गुमराह कर रखा था। आखिर वे एक दिन मंत्री ने भी अपनी मजबूरी बताकर आवास की व्यवस्था करने से मना कर दिया। जातिगत व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी। इस दौरान एक अपमानजनक घटना ने तो डॉक्टर अंबेडकर को मानो तोड़ कर ही दिया। वे फारसी सराय में बनावटी फारसी बनकर रह रहे थे। सारे बड़ौदा में यह बात आग की तरह फैल गई कि महाराजा के सेक्रेटेरिएट में एक अछूत को सेक्रेटरी पद पर बैठाया गया है। सराय के फारसियों को भी असलियत मालूम हो गई और हिंदुओं ने और भड़का दिया। इसके बाद वे जो अपमानजनक घटना हुई, अंबेडकर ने अपने अखबार जनता के 23 मई 1930 के अंक में इस प्रकार लिखा, मैं भोजन कर ऑफिस जाने के लिए फारसी होटल से बाहर निकला ही था कि हाथों में लठ लिए 15-20 लोग मुझे मारने के लिए वहां आ धक्के। मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, हिंदू हूँ। लेकिन इस उत्तर से उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम कुख्यात
धोखेबाज। हम जानते हैं तुम एक घृणित अछूत हो और फौरन सराय से निकल जाओ। उस समय मेरे धैर्य ने पूरा साथ दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे 8 घंटे की मोहलत देवें, मैं सराय छोड़ दूंगा। उन्होंने हाँ भर दी। मैं दिन भर आवास के लिए भटकता रहा, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली। मैं कई मित्रों से मिला, लेकिन अलग अलग बहाने बनाकर मुझे टरका दिया। मैं इस व्यवहार से बहुत दुखी था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुरी तरह थका हुआ, भूख व प्यास के मारे मैं सराय से सामान लेकर निकल पड़ा। आखिर मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अब मानो आगे अंधियारा था, आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। एक निडर, साहसी, स्वाभिमानी व विद्वान शख्स धर्म की अमानवीय व घृणित जात व्यवस्था के आगे असहाय था। लेकिन इस घटना से उनके मन में व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला तेज धधकने लगी। मुझे सराय से बाहर खदेड़ दिया गया। अपने सामान के साथ मैं रास्ते पर आ गया। एक पेड़ के नीचे खड़ा रहा, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसा अपमान हो रहा है तो गांव में रहने वाले मेरे गरीब भाइयों पर क्या बीतती होगी। हमारे पुरखों ने कई युद्ध लड़े हैं, रण संग्राम में कई बार जीते हैं, अपने स्वामी को जीता कर ताज पहनवाया है। हम ब्रोकन मैन हैं। मन में ऐसे विचार आए और वीर रस का संचार हुआ। कौम की बहादुरी के गौरव का एहसास हुआ और प्रण किया कि अछूतपन का यह कलंक मिटाकर रहूंगा, नहीं तो अपने आप को गोली मार दूंगा। आज उस स्थल को बड़ौदा में संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। इसे असहनीय अपमान के बीच अंबेडकर के लिए बड़ौदा राज्य में नौकरी करना अब आगे मुश्किल था। आखिर काफी सोच विचार कर वह नवंबर 1917 को वापस बंबई आ गए। बंबई में गुरु कृष्णा जी किर्लोस्कर से मिले कर उन्होंने सारी करुण व्यथा सुनाई। प्रोफेसर जोशी, जो किर्लोस्कर के मित्र थे और बड़ौदा में ही रहते थे, प्रोफेसर जोशी ने अपने प्रगतिशील विचारों का हवाला देते हुए बोले कि मैं छुआछूत को नहीं मानता और डॉक्टर अंबेडकर मेरे घर रह सकते। किर्लोस्कर ने अंबेडकर को कहा, अब आप बड़ौदा जा सकते हैं, आपकी रहने की समस्या का समाधान हो गया। वह किर्लोस्कर की चिट्ठी लेकर फिर से बड़ौदा के लिए रवाना हुए। भीमराव का बड़ौदा में काफी अपमान हो चुका था। वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और बड़ौदा वापस आना उनकी इस प्रकृति के अनुकूल नहीं था। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह थी। दरअसल वह ईमानदार, मेहनती व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वह एहसान फरामोश नहीं थे। अपने मान अपमान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहे। वह बड़ौदा महाराजा के द्वारा दी छात्रवृत्ति के एहसान को बहुत बड़ा मानते थे और उनके साथ किए एग्रीमेंट के तहत ही बड़ौदा रियासत में नौकरी करना अपना कर्तव्य समझते थे। इसी कारण बीए करने के बाद अपने पिता की इच्छा के खिलाफ वे बड़ौदा राज्य में नौकरी करने के लिए गए थे। अपमान के कड़वे घूंट पीकर वे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते थे। यदि महाराजा आर्थिक सहायता का यह बड़ा एहसान नहीं होता
तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति जिसने जीवन में ब्रिटिश या कांग्रेस सरकार की नौकरी या मंत्री पद की कभी परवाह नहीं की, वह बड़ौदा सरकार की नौकरी के लिए इतना अधिक कैसे झुक सकता था। हालांकि बार बार निवेदन के बावजूद भी वहां आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई। बड़ौदा महाराज के एहसान का कर्ज चुकाना चाहते थे। अपने कर्तव्यों को याद करते हुए प्रोफेसर जोशी के नाम किर्लोस्कर की चिट्ठी लेकर अम्बेडकर बड़ौदा स्टेशन पर उतरे। उधर किर्लोस्कर ने प्रोफेसर जोशी को चिट्ठी लिखकर सूचना दे दी थी कि अम्बेडकर फला गाड़ी से बड़ौदा पहुंच रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा स्टेशन पर उतरे तो यह उम्मीद कर रहे थे कि प्रोफेसर जोशी का नौकर आएगा और सामान उठाकर उनके घर की ओर चलेंगे। नौकर आया जरूर, लेकिन भीमराव का सामान उठाने की बजाय एक चिट्ठी पकड़ा दी, जिसमें प्रोफेसर जोशी ने लिखा था, आप मेरे घर ना आए। मैं तो छुआछूत नहीं मानता, लेकिन मेरी पत्नी पुराने विचारों की है। वह आपको मेरे घर में रहने को कतई पसंद नहीं करेगी। डॉक्टर अंबेडकर पर मानो चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। आशा की जो एक धुंधली किरण नजर आ रही थी, वह भी टूट गए। आखिर विवश होकर वह बड़ौदा स्टेशन से ही वापस बंबई लौट आए। इस प्रकार एक समाज सुधारक, कुशल राजा व दयालु लेकिन धर्म की जात व्यवस्था के आगे मजबूर विद्वान ने महाराजा के राज की राजधानी से हमेशा के लिए विदा ले ली। इसमें कोई शक नहीं कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एक दयालु प्रवृत्ति के प्रगतिशील व्यक्ति थे। समाज के उपेक्षित वर्ग के कल्याण में उनकी रुचि भी थी। उस समय पूरे देश में सयाजी गायकवाड़ के कारण ही बड़ौदा रियासत समाज सुधारक के कानून की पालना के लिहाज से सबसे आगे थी। महाराजा स्वयं तो प्रगतिशील व समाज सुधारक थे, लेकिन रियासत के नुमाइंदे व प्रजा घोर जातवादी व रूढ़वादी थी। इसी कारण रियासत के कट्टर रूढ़वादियों के आगे महाराजा की भी नहीं चली और अंबेडकर के लिए आवास की व्यवस्था के साथ मानवीय माहौल नहीं बनवा सके। बड़ौदा रियासत में भीमराव का जो घोर अपमान हुआ, वह रियासत हिंदू समाज व हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए एक शर्म की बात थी। लेकिन इन अमानवीय व्यवहार की घटनाओं ने देश के गरीब, पीड़ित व वंचित समाज को इस व्यवस्था से बाहर निकालकर गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए अंबेडकर को और अधिक दृढ़ संकल्प बना दिया। व्यवस्था के प्रति उनका विद्रोह दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अपमान के कड़वे अनुभवों व दुखों ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। डॉक्टर अंबेडकर पग पग पर अपमानित होते रहे, लेकिन वे अपने उद्देश्यों से कतई विचलित नहीं हुए। समाज के कड़वे अनुभवों, कष्टों व दुखों से उन्हें नई प्रेरणा मिली। अपमान की हर घटना उनको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। बड़ौदा में
उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहार के बाद उन्होंने तय कर या संकल्प लिया कि वे हिंदू समाज में फैले अत्याचार व अन्याय का विरोध कर छुआछूत के खात्मे के लिए आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने विचार किया कि यदि उनके जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ एक अछूत होने के कारण पशुओं से भी बदतर व्यवहार होता है, तो देश के करोड़ों अन्य अछूत भाइयों का क्या हाल होता होगा। यदि मैं छुआछूत के खात्मे के लिए कुछ कर नहीं सका और अपने अछूत भाइयों को उनके मानवीय अधिकार नहीं दिला सका, तो मेरे ज्ञान साधना का उन लोगों के लिए क्या लाभ होगा और जीवन की सार्थकता ही क्या होगी। अपने इरादों का पक्का हुआ मसीहा अपने जीवन के इसी महान उद्देश्य के लिए आगे बढ़ता गया। इन्हीं दिनों भीमराव की सौतेली माँ जीजाबाई का बीमारी के कारण देहांत हो गया। उन्होंने माता का क्रियाक्रम विधि पूर्वक किया। नवंबर 1917 में डॉक्टर अंबेडकर वापस बंबई आए तो वहां देश के विभिन्न मुद्दों पर राजनैतिक माहौल तेज हो रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आगे की राजनैतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दलित वर्ग को लुभाना चाहती थी। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग राजनैतिक अस्तित्व स्वीकार किया तो अछूतों के लिए भी मांग उठने लगी। दलितों की दयनीय दशा पर किसी का ध्यान नहीं था। कांग्रेस को कांग्रेस लीग करार हेतु दलितों से समर्थन की जरूरत थी, इसलिए एकाएक दलितों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। इसके लिए अछूत समाज ने 2 सम्मेलन आयोजित किए। सम्मेलन में प्रस्ताव पास हुए जिनमें 2 प्रमुख थे। यह मांग की गई कि अछूतों के अपने प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में चुनने का अधिकार मिले। दूसरा, कांग्रेस लीग करार को समर्थन दिया जाए तथा इस बात पर जोर दिया गया कि अछूतों पर होने वाले जुल्म व शोषण को दूर करने के लिए सवर्ण हिंदुओं पर कांग्रेस दबाव डालने का प्रस्ताव पास करे। सभाओं में इस बात पर विशेष जोर दिया कि सवर्ण हिंदुओं के हाथों में राजनीतिक सत्ता नहीं दी जाए और अछूतों को अधिकार दिया जाए कि वे अपना प्रतिनिधि खुद चुने। पहले सम्मेलन में अपनी सौतेली माँ जीजाबाई के देहांत के कारण डॉक्टर अंबेडकर भाग नहीं ले सके। इसके अलावा उसका आयोजन कांग्रेस द्वारा करवाया गया था। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस लीग योजना स्वीकार नहीं थी। उसमें कई दोष थे जिसे विद्वान अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे, इसलिए दूसरे अपक्ष समाज सम्मेलन में नहीं गए। इसी कड़ी में 19 मार्च 1918 को बंबई में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन के अध्यक्ष
बड़ौदा नरेश ने कहा कि विज्ञान के सामने अज्ञानतापूर्ण व अमानवीय परंपराओं व जात अभिमान का कोई अर्थ नहीं है। सामाजिक नवनिर्माण की दिशा में मनुष्य द्वारा पैदा की गई छुआछूत की कुव्यवस्था का खात्मा जरूरी है। उन्होंने धर्म परिवर्तन के होने वाले खतरों को भांप कर आगे कहा कि हमें अपने धर्म में व्यवहारिक सुधार कर अछूतों की समस्या हल करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इस सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। दरअसल वह हिंदुओं द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन के प्रति आशंकित थे व इसके विरोधी थे। अपनी योग्यता व बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का अवसर कब आएगा इसका वह इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ भी जात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इधर डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी, डीएससी व ग्रेज इनकी बैरिस्टर डिग्री का अधूरा रह गया अध्ययन भी पूरा करने का मन बना लिया। वापस लंदन जाने से पहले पैसा कमाना बहुत जरूरी था। इसके लिए बंबई में ही नौकरी के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। उनका अछूत होना ही उनके आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था। उन जैसे उच्च शिक्षित व्यक्ति को भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। वकालत करने का भी विचार आया, लेकिन इसके लिए पहले बैरिस्टर की डिग्री हासिल करना चाहते थे। इन्हीं दिनों न्यूयॉर्क में अपने साथ पढ़े अपने पुराने फारसी मित्र नवल मथेना की मदद से 2 छात्रों की ट्यूशन लेने का मौका मिला। दावर्स कॉलेज के कोचिंग इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स व बैंकिंग पढ़ाते थे। 150 रुपये महीने के मिल जाते थे। आर्थिक तंगी भारी संकट बन गया था। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स के ज्ञान के आधार पर लोगों को स्टॉक मार्केट और शेयर की जानकारी देने के लिए एक कमर्शियल कंपनी शुरू कर दी। स्टॉक्स एंड शेयर्स एडवाइजर्स नामक कंपनी के द्वारा बड़े व्यापारियों और व्यापारी कंपनियों को आर्थिक सलाह देने का काम शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र के विद्वान थे, इसलिए आय भी अच्छी होने लगी। लेकिन यहाँ भी जात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों बाद ज्यों ही गुजराती व मारवाड़ी व्यापारियों को मालूम हुआ कि सलाहकार कंपनी एक अछूत की है, तो सब ने वहां आना बंद कर दिया। एक अछूत से व्यापारिक सलाह लेना किसी को मंजूर नहीं था। आखिर वह कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके बाद एक अमीर फारसी व्यक्ति के यहाँ पत्र व्यवहार व हिसाब किताब रखने का काम करने लगे। इस प्रकार जैसे तैसे कुछ कमाई कर घर खर्चा जुटाने के लिए वे संघर्ष करते रहे। 1-1.5 साल तक ऐसी मुश्किल हालातों में जीवन व्यतीत करते रहे। परिवार का खर्चा भी जैसे तैसे चल रहा था। उन्हें दुख हो रहा था कि धन की कमी के कारण वे लंदन नहीं जा पा रहे थे। वह विश्वरत्न 2 जून की रोजी रोटी के लिए
जूझता रहा। धन कमाने की पूरी कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन जात का पहाड़ बाधा बन जाता था। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने बौद्धिक क्षमता के सहारे जगत को जीतने का संकल्प नहीं छोड़ा। इसी समय उन्होंने बर्ट्रैंड रसेल की किताब सामाजिक पुनर्रचना के तत्व पर एक समीक्षात्मक लेख जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स सोसाइटी की पत्रिका में लिखा। इसमें उन्होंने रसेल के कथन को उचित बताते हुए लिखा कि युद्ध का खात्मा सिर्फ बुद्धि के बल पर आह्वान करने से नहीं होता, बल्कि जीवन की ओर देखने वाले सृजनात्मक प्रवृत्तियों के संवर्धन से ही हो सकता है। हमारी ऊर्जा का उपयोग विनाश के बजाय सृजन में होना चाहिए। इन्हीं दिनों उन्होंने अमेरिका में लिखा हुआ प्रबंध प्रकाशित कराया और एक नया ग्रंथ लिखकर भी प्रकाशित करवाया, जिसमें जोर दिया गया कि भूमि का एकत्रीकरण करने से पहले औद्योगिकरण बहुत जरूरी है। लेकिन इन किताबों से भी उन्हें इतना पैसा नहीं मिला जिससे वे वापस लंदन जाकर अपना अध्ययन पूरा कर सकें। जिंदगी की इन मुश्किल हालातों में सारी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में पैसा नहीं आ पा रहा था। अब वे अपना अधिकतर समय बम्बई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाकर व्यतीत करने लगे। उनका मन बार बार वापस लंदन जाकर पढ़ाई करने का करता था। एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि बम्बई के सरकारी सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एक प्रोफेसर की जगह खाली है। उन्होंने फौरन 5 दिसंबर 1917 को अपनी अर्जी भेज दी। इस कॉलेज की स्थापना बम्बई के भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम के नाम पर हुई थी और लंदन में डॉक्टर अंबेडकर का लॉर्ड सिडेनहम से परिचय हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने सिडेनहम को पत्र लिखकर आग्रह किया कि आप मेरी सिफारिश करें। एक पोस्ट के लिए 11 उम्मीदवार थे और वहाँ के प्रिंसिपल अवस्थी R.N. जोशी को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड से प्रोफेसर एडविन की राय में कहा कि विद्यार्थियों के पास कर आगे बढ़ाने के लिए अंबेडकर अपने ज्ञान का सारा खजाना उनके सामने उड़ेल दे। लॉर्ड सिडेनहम ने पूरी तरह अंबेडकर के चयन की सिफारिश की। इसके साथ ही उनका इंटरव्यू अच्छा हो गया और 11 नवंबर 1918 को डॉक्टर अंबेडकर 450 रुपये मासिक तनख्वाह पर सिडेनहम कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इससे परिजनों, रिश्तेदारों व मित्रजनों को काफी खुशी हुई। बड़ी बात यह थी कि इससे पैसा कमाकर डॉक्टर अंबेडकर का लंदन जाना आसान हो गया। प्रोफेसर की नियुक्ति पर अंबेडकर ने अपने गुरु कलेस्कर जी को लिखा, सज्जनों के उद्धार के लिए मैं अपना जीवन बिताऊंगा और मेरे
संकल्प के मार्ग में बाधा पहुंचाने वालों का किसी प्रकार का बंधन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बम्बई के सीडेन हम कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त। शुरू में वहां के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर अंबेडकर के नियुक्ति को अछूत होने के कारण गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने क्लास में पढ़ाना शुरू किया तो मानो चमत्कार ही हो गया। उनका आकर्षण व्यक्तित्व, उनके ज्ञान का विशाल भंडार, गहरा अध्ययन, समझाने की विशेष शैली के कारण विद्यार्थी कक्षा से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ती गई और वे बहुत जल्दी विद्यार्थियों के प्रिय प्रोफेसर बन गए। यहाँ तक दूसरे कॉलेजों के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट डॉक्टर अंबेडकर के लेक्चर सुनने के लिए क्लास में आते थे। उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स इतने पर्याप्त होते थे कि इकोनॉमिक्स की दूसरी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे विद्वान व लोकप्रिय प्रोफेसर का यहाँ भी जात पीछा नहीं छोड़ रहे थे। शिक्षा के इस कथित मंदिर में भी रूढ़वादी व जातवादी मानसिकता के कुछ गुजराती प्रोफेसर मौजूद थे, जो अंबेडकर को सभी प्रोफेसरों के लिए रखे हुए मटके से पानी नहीं पीने देते थे। प्रोफेसर की नौकरी डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी मकसद नहीं था, या तो आर्थिक मजबूरियों के कारण एक साधन मात्र था। अब तो वे समाज में धर्म व जात के नाम पर हो रहे जुर्म, अन्याय व अपमान के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। इसके लिए अब उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में लोगों से मेल जोल भी बढ़ा लिया था। इसी कड़ी में बंबई में अछूत समाज के ही मजदूर से महान क्रिकेटर खिलाड़ी तक पहुंचे। पी बालू के सम्मान के लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किया। अभिनंदन पत्र में खुद डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, अन्याय से दबाए गए निम्न समाज में आप जैसे वीर पैदा हुए हैं, जो हिंदू समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हमारे समाज की तेजस्विता और प्रतिभा का यह परिचायक है। दरअसल उस समय भारतीय क्रिकेटर के सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के बावजूद पी बालू को टीम का कप्तान नहीं बनाया, जिसका दुख भी अंबेडकर ने अभिनंदन पत्र में प्रकट किया। इसके बाद पी बालू को अपनी कोशिश से बम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक जगह पर नियुक्ति करवा दी। सीडेन हम कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर के प्रोफेसर बन जाने से उनकी पत्नी रमाबाई काफी प्रसन्नता व संतोष हुआ। उन्हें लगा कि अब तो घर गृहस्थी का खर्च अच्छी तरह चलेगा। लेकिन एक दिन डॉक्टर अंबेडकर ने उनको समझाया कि घर की गाड़ी बहुत ही किफायत से चलाना, क्योंकि 2 साल बाद मुझे वापस लंदन जाना है, जिसके लिए रुपए जमा करना है। रमाबाई बहुत ही सीधे सरल स्वभाव की गृहिणी थी और पति की यह हिदायत सुनकर उनका उत्साह कम हो गया। विवाह के समय वह बिल्कुल अनपढ़ थी। बाद में भीमराव ने उनको साधारण पढ़ना लिखना सिखाया था। सुख दुख में साथ निभा रही रमाबाई को अपने विद्वान पति पर बहुत ही गर्व था। वह डॉक्टर अंबेडकर के अध्ययन व उद्देश्यों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए लंदन जाने का विचार उन्हें अच्छा नहीं लगा।
साधारण गृहिणियों की तरह वह भी चाहती थी कि पति घर में रहे और परिवार व गृहस्थी की ओर विशेष ध्यान दे। लेकिन वह अपने विद्वान पति की महत्वाकांक्षा व उद्देश्यों से वाकिफ नहीं होने के कारण कभी कभी बुरा भी मानती थी। डॉक्टर अंबेडकर का ज्यादातर समय पुस्तकें पढ़ने में बीतता था, तो रमाबाई को यह बात भी खटकती थी। वह सहज स्वभाव की सहभागी अपने पति को बहुत बाद में समझ पाए। शिक्षा रूपी और विचार की दृष्टि से पति पत्नी में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान व प्रेम था। डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई को बहुत चाहते थे और प्यार से रामू कहकर पुकारते थे। एक बार किसी अछूत छात्र के रिश्तेदार को मालूम हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर हैं, तो वह प्रोफेसर अंबेडकर से उस छात्र को पास कराने के लिए अनुरोध करने आया। उसे लगा कि अंबेडकर सिर्फ इसी कारण पास कर देंगे कि वह अछूत समाज से है, लेकिन अंबेडकर से ऐसी उम्मीद करना बेकार थी। उन्होंने रिश्तेदार को साफ कह दिया, यदि मैं चाहूं तो इसे पास कर सकता हूं, लेकिन मुझे यह काम शोभा नहीं देगा। फिर इस तरह की सिफारिश के लिए आना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि अछूत वर्ग का विद्यार्थी भी कर्तव्य व बुद्धिमानी के लिहाज से किसी से पीछे नहीं रहे और दूसरों की तरह वह भी आदर्श विद्यार्थी बने। अपने उसूलों के पक्के बाबा साहब का यह प्रेरणादायी विचार सुनकर वह व्यक्ति चला गया। दुखों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। पिता के बाद भाई आनंद का निधन। इधर भीमराव के बड़े भाई आनंदराव कई दिनों से बीमार चल रहे थे और बंबई में ही रह रहे थे। हवा पानी बदलने तथा और इलाज के लिए उनके ससुराल भेज दिया। वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा और आनंदराव का नवंबर 1917 में ससुराल में ही निधन हो गया। अब तक आनंदराव ही परिवार को संभालते थे और भीमराव परिवार की चिंता से मुक्त थे। सारी देखभाल वही करते थे। उनके देहांत से परिवार को बड़ा धक्का लगा। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में दुखों के दिन पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एक मुश्किल हालात से उभरते तो दूसरा संकट पैदा हो जाता था, लेकिन धैर्य साहस व शांत मन से इन सारी विकट परिस्थितियों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। इधर बड़ौदा रियासत के अफसरों ने डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखा कि एग्रीमेंट के अनुसार आपको रियासत में नौकरी करनी थी, इसलिए रियासत की ओर से दी गई स्कॉलरशिप के पैसे जल्दी ही लौटा दें। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। जातिवादी मानसिकता से भरे हुए अफसर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सिडेनहम कॉलेज के प्रिंसिपल से और बंबई सरकार के शिक्षा विभाग से भी डॉक्टर अंबेडकर की शिकायत कर दी। जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को रियासत के अफसरों की इस हरकत का पता चला, तो कह दिया कि वे अब ऐसा नहीं करें। इन दिनों महाराष्ट्र में कोल्हापुर के छत्रपति साहूजी महाराज अपनी रियासत में अछूतों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चला रहे थे। वे दलित वर्ग में शिक्षा के प्रचार
सामाजिक धार्मिक अंधविश्वास मिटाने तथा ब्राह्मणों के वर्चस्व व गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे थे। वे जात व्यवस्था के विनाश व पंडे पुजारियों की लूट से आजादी की कोशिश कर रहे थे। मानवीय गुणों से परिपूर्ण महाराजा ने बहुत से अछूतों को अपने प्रशासन में सम्मानजनक पदों पर रखा। यही नहीं, व्यक्तिगत नौकरों में भी अछूतों को रखा। जो दलित थोड़े पढ़े लिखे थे उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर वकालत करने के प्रमाण पत्र दिए। वे जनता के बीच अछूतों के साथ भोजन करते थे। उन्होंने अछूत छात्रों के लिए मुफ्त में शिक्षा, आवास व भोजन की व्यवस्था की। उनके प्रिय हाथी का महावत भी अछूत ही था और महाराजा को हाथी पर सवार होकर गर्व होता था कि उनका महावत निम्न वर्ग का है। जब अंबेडकर प्रोफेसर थे तो मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के तहत बनी कमेटी भारत की विभिन्न जातियों से मताधिकार के बारे में पूछताछ रही थी। अछूत वर्ग की ओर से कर्मवीर सिंधे व अंबेडकर ने गवाही दी। इस संबंध के उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के बम्बई संस्करण में लिखा, स्वराज जैसे ब्राह्मणों का अधिकार है वैसे ही वह अछूतों का भी है। इसलिए उच्च वर्ग के लोगों का यह पहला कर्तव्य है कि वे दलितों को शिक्षा देकर उनका मनोबल और सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए कोशिश करें। जब तक यह नहीं होगा तब तक भारत का स्वतंत्रता दिन बहुत दूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।